हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज जो है हम एस्टेट को लेकर फिर से आए हैं एक बारी, और इसमें हम जो है प्रीवियस ईयर की अपनी सीरीज़ चालू कर रखी है, हमने स्टार्ट की हुई है। और इसमें जो है हम कवर करने वाले हैं आज 2022 का हम जो है हमने स्टार्ट किया हुआ है क्वेश्चन पेपर कवर करना। और इसमें हम जो है किस तरीके से करें, फुल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, यानी केवल क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसमें टॉपिक भी कवर करते हुए चलेंगे हम, क्योंकि टॉपिक रिपीट होते हैं, क्वेश्चन रिपीट हो ना हो आपके टॉपिक रिपीट होते हैं। और हर टॉपिक को आपको डीप में करना होगा, साथ साथ में नोट्स प्रिपेयर करेंगे, आप खुद से वादा कीजिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक हमने 2019 अपना कवर कर लिया क्वेश्चन पेपर पूरा पूरा। नहीं देखिए वीडियोस तो देख सकते हैं, स्टार्टिंग की 3 वीडियोस जो है उसमें किया हुआ है। और ये जो वीडियो है ये आपकी आई थिंक 6 नंबर की वीडियो है एस्टेट प्रीवियस ईयर सीरीज़ की। तो आप कवर कर सकते हैं अपने प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस को। उसके लिए आपको प्लेलिस्ट चेक करनी पड़ेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है प्लेलिस्ट का भी। और साथ ही साथ जो टॉपिक वाइज आपको टॉपिक करवाए जाते हैं उनका लिंक भी जो है प्लेलिस्ट में दिया गया है, एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई गई है उसके लिए, उसे भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी आप जो है चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर हमें जो है हम जो है यहाँ से स्टार्ट कर, ये जो है हमारा कवर हो गया था यहाँ तक का। और आप जो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत में मौद्रिक नीति बनाई जाती है तो कौन बनाता है इस मौद्रिक नीति को, ये मैंने लास्ट वीडियो में ही कवर करवाया। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। आज जो है हमें जो है ये 111 से स्टार्ट करना है, और ये लेवल 2 का आपका एग्जाम होता है, टीजीटी सोशल साइंस का। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, शक्तियों का पृथक्करण जो है सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो जैसे मैंने कहा है वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, उसमें फ्रांस वाला जो है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो आपका टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप खुद भी देख सकते हैं एस्टेट के क्वेश्चन पेपर में कितने ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपके आते ही आते हैं। अब देखो शक्ति का जो पृथक्करण है, वो जो सिद्धांत है, पहला ऑप्शन अरस्तु, दूसरा मॉन्टेस्क्यू, तीसरा यहाँ पर दे रखा है कार्ल फेडरिक, और चौथा है जे.एस. मिल। तो देखिए शक्ति के पृथक्करण के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। शक्ति के पृथक्करण में क्या होता है कि शक्ति एक के पास नहीं रहेगी, ये क्या है, ये जो है बांटी जाए, इसके बारे में कहा गया। और किस तरीके से बांटी जाए, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इनके बीच में शक्ति का पृथक्करण किया जाए, इसके बारे में जो फ्रांस के एक जो है रहे हैं सिद्धांतकार, उन्होंने जो है दिया है सिद्धांत, उनका नाम है मॉन्टेस्क्यू। तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे प्रभावित हुए थे फ्रांस में, जब जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उस टाइम प्रभावित हुए थे, और संविधान में जो है इसको अपनाया भी था। और साथ ही साथ आज पूरे के पूरे विश्व में हम देख रहे हैं, तो जो पूरे के पूरे विश्व में हम देख सकते हैं एक किस तरीके से शक्ति का जो विभाजन है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में भारत में भी किया गया है, तो वो इसी सिद्धांत से प्रभावित होकर किया गया। मॉन्टेस्क्यू ने सिद्धांत दिया था शक्ति के पृथक्करण का, आपको ध्यान रखना। तो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यहाँ से, निम्नलिखित जो है निम्नांकित में से कौन सी संघीय शासन प्रणाली के लक्षण है। अब जो संघीय शासन प्रणाली है वो कौन सी होती है आपकी, यहाँ पर ये आपसे पूछा गया है, सिंपल सी बात है, यानी कि उसके लक्षण पूछे गए। तो जो संघीय शासन प्रणाली है, सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर शक्ति का विभाजन, दूसरा यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता, तीसरा लचीला संविधान, और चौथा ऑप्शन है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो देखिए भारत की बात करें तो आप ये मत सोचिए कि भारत ने जो है संघीय शासनों से अपना रखा, बिल्कुल भी नहीं। भारत एक अर्धसंघात्मक जो शासन व्यवस्था है उसे अपनाता है। इसका मतलब भारत कुछ लक्षण संघात्मक के लेता है और कुछ लक्षण एकात्मक के लेता है, आपको ध्यान रखना है। अभी हम इस क्वेश्चन के थ्रू ही समझने वाले हैं कि भारत किस तरीके से करता है। बट अभी हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि संघीय शासन प्रणाली के लक्षण क्या है। तो संघीय शासन प्रणाली जो होती है उसके लक्षण की बात की जाए, विशेषता की बात की जाए, दोनों बातें एक ही, आपको ध्यान रखना है। तो साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए, जैसे मैंने कहा है। तो आप जो है देखिए, जो संघीय जो सरकार होती है उसकी कुछ विशेषताएं होती है, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता होती है वहाँ पर, यानी कि संविधान जो है सबसे ऊपर होता है, संविधान के कानून सबसे ऊपर होते हैं और उन्हें कोई भी नहीं नकार सकता है। तो ये जो है ये होता है उसमें। इसके साथ साथ शक्ति विभाजन भी होता है उसमें, यानी जो शक्तियाँ होती हैं वो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में बटी होती है। साथ ही साथ जो है शक्तियाँ जो है, जैसे कि हमारे भारत देश में पंचायती राज व्यवस्था और स्थानीय निकाय हैं जिसमें पंचायती राज व्यवस्था, और शहरों में जो है जो ये क्या कहा जाता है नगर पालिकाएँ आती है, ठीक है। तो इनके रूप में शक्ति विभाजन हो रखा है। तो ये भी एक संघीय शासन व्यवस्था के लक्षण होते हैं। और फिर स्वतंत्र न्यायपालिका जो होती है वो भी इसका एक इम्पॉर्टेंट जो विशेषता होती है, एक इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है कि जो
न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र होगी, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं होगा, बिल्कुल स्वतंत्र फैसला वो रखेगी अपना। और इसके साथ साथ इसमें जो है कठोर संविधान की व्यवस्था की गई है, यानी कि संविधान ही सबसे ऊपर होगा, संविधान सर्वोच्च होगा और वो कठोर संविधान का नियम का पालन करते हैं। यानी कि जो संविधान है उसमें किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, कोई संशोधन जो है अगर हो भी का संशोधन करना भी पड़ेगा तो बहुत ही मुश्किल से किया जाएगा, यानी कि कठोर तरीके से गुजरकर संविधान में संशोधन होगा। तो ये कठोर संविधान अपनाया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ लिखित संविधान होगा उसमें, तो लिखित यानी कि भारत का भी लिखित है। तो ये जो है कुछ विशेषता रही है संघीय शासन व्यवस्था की। आप देख सकते हैं यहाँ पर शक्ति का विभाजन है इसकी विशेषता, संविधान की सर्वोच्चता भी है, लचीला संविधान नहीं है, कठोर संविधान है, तो ये तो आपका ऑप्शन गलत है। और फोर्थ स्वतंत्र न्यायपालिका भी ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर लक्षण ये पूछे गए थे, तो हमारा फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा और इसके अकॉर्डिंग हमारा थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा लिखित संविधान जो है भारत का है, तो ये तो बात सही है, लिखित संविधान है। इसके साथ साथ एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है कि भारत का दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये बात ध्यान रखना, सबसे बड़ा है लिखित संविधानों में से भी। दूसरी बात, भारत एक अर्धसंघीय जो देश के तौर पे है, यानी कि अर्धसंघीय व्यवस्था को अपनाता है जिसमें संघीय और एकात्मक दोनों लक्षण पाए जाते हैं भारत के संविधान में। तीसरी बात, अगर हम बात करें तो जो अमेरिका है, अमेरिका ने सबसे पहला जो संविधान है वो बनाया था और उसी के बाद जो संविधान जो है देश बनाना स्टार्ट कर दी गई, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। यूनाइटेड किंगडम है, उसका अलिखित संविधान है। तो ये कुछ उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, मेनली भारत का है जो आपको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण प्रयोजित हैं, तो क्या है क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक होते हैं वो किस में प्रयोजित है? पहला है राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक द्वारा, दूसरा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, तीसरा ऑप्शन है राज्य सरकार द्वारा और चौथा ऑप्शन है भारत सरकार द्वारा। तो देखिए जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं वो राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक द्वारा प्रयोजित होते हैं, ये फर्स्ट ऑप्शन अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करें तो ये क्या करते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसमें क्या करते हैं, कृषि, व्यापार या वाणिज्य को लेकर क्या करते हैं, उसके विकास के लिए जो है ऋण वगैरह भी जो है मुहैया करवाते हैं। तो ये जो है, और इसके साथ साथ जो छोटे छोटे जो ये गाँव वगैरह के क्षेत्र होते हैं, पिछड़े इलाके होते हैं, उनमें ये क्या करना चाहते हैं, ये विकास के लिए ही बनाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान कर की दर होनी चाहिए। अब यहाँ पर पूछा गया मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति जब भी आए आपको ध्यान रखना है, महंगाई के बारे में बात हो रही है। तो यानी कि मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान कर की दरें कैसी होनी चाहिए, टैक्स जो है, टैक्स का रेट कैसा होना चाहिए, टैक्स ज़्यादा लगाना चाहिए या कम लगाना चाहिए। तो मुद्रास्फीति ज़्यादा है तो इसे हमें थोड़ा सा डीप में समझना पड़ेगा। मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई ज़्यादा है। मुद्रास्फीति जब भी ज़्यादा होगी आपको ध्यान रखना है, उस टाइम पर क्या है, मनी का जो फ्लो हो चुका है मार्केट में वो भी ज़्यादा हो चुका है। इसका मतलब है कि लोगों के पास धन ज़्यादा है। अब लोग क्या है, वस्तुओं को खरीदने के लिए जा रहे हैं, उन्हें वस्तुएं चाहिए क्योंकि पैसे हैं उनके पास। अब पैसे है तो हम तो अपनी मनमर्जी की वस्तुएं खरीदेंगे ना। अब जो वस्तुएं हैं, क्योंकि संसाधन सीमित हैं हमारी अर्थव्यवस्था में, तो वस्तुएं सीमित हैं, ठीक। तो वस्तुएं कम मात्रा में है और लोग उसकी मांग ज़्यादा कर रहे हैं। अब आप खुद सोच के देखिए कि कोई एक ऐसी वस्तु, मान लीजिए कोई बिस्किट है, उसको खरीदने वाले जो हैं करोड़ लोग हैं, पर आपके पास वो 1000 ही बिस्किट के जो पैकेट है वो उपलब्ध हैं। अब आप क्या करेंगे, कि 5 रुपये का बिस्किट जो है उसे आप 20 रुपये में बेचना स्टार्ट कर देंगे। रेट बढ़ा दिया, आपकी मर्जी, आपका बिस्किट, तो आपने रेट बढ़ा दिया, कंपनी वाले हैं आप, और आपने रेट बढ़ा दिया 20। इसका मतलब महंगाई कर दी। अब जो 20 रेट बढ़ गया तो करोड़ में से अब क्या है, आपके पास जो है गिने चुने लोग आएंगे जो 20 रुपये देकर जो है उस बिस्किट को खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको मार्केट के बारे में बताया है कि अगर मनी का फ्लो ज़्यादा होगा तो इस तरीके से महंगाई हो जाएगी। अब महंगाई हो गई है यानी कि लोगों के पास धन ज़्यादा पहुँच गया है। अब बैंक को क्या करना चाहिए, आरबीआई को क्या करना चाहिए, क्योंकि आरबीआई मुद्रा जो मौद्रिक नीति बनाती है उसमें कर को लेकर भी होता है, जैसे CRR, SLR, इस तरीके से कर को लेकर होते हैं, ठीक। और अगर हम स्पेशली टैक्स की बात करें तो लोगों के पास जो धन ज़्यादा है तो इस वजह से हम क्या करेंगे, टैक्स को बढ़ा देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे टैक्स को। अब जो टैक्स है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो यानी कि हमें क्या करना है, लोगों के पास जो ज़्यादा मनी जा चुकी है उस मनी को वापस लेना है कैसे ना कैसे करके, ठीक। तो इससे क्या होगा, लोगों के पास जब धन की कमी होगी तो जो संतुलन है वो बनता चला जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, तो टैक्स बढ़ जाएगा और जो मुद्रास्फीति है वो कम हो जाएगी, ठीक।
तो ये होगा आपका। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, टैक्स बढ़ेगा जब मुद्रास्फीति ज़्यादा होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और अगर नहीं आया तो थोड़ा सा दोबारा से जो पीछे जाकर वीडियो को दोबारा से देखिए, बहुत अच्छे तरीके से समझिए तो आ जाएगा आपको। और फिर भी नहीं आएगा तो बैंक वाला जो चैप्टर है उसमें हम कवर करने वाले हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, नाबार्ड जो है उसका अर्थ पूछा गया। अर्थ का मतलब यहाँ पर बस यही है कि फुल फॉर्म आपको बतानी है नाबार्ड की, तो अगर आपको आती है तो आप जो है फटाफट बता सकते हैं। तो देखिए, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब देखिए, इसमें से कौन से ऑप्शन में ऐसा दे रखा है, सेकेंड ऑप्शन में है, तो यही इसकी जो है अर्थ है, यही इसकी फुल फॉर्म है। बस इतना ही ध्यान रखना है। अब इससे रिलेटेड एक आपको ध्यान रखना है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। ये हुई थी 12 जुलाई 1982 में हुई थी इसकी स्थापना, 12 जुलाई 1982 में हुई थी। और ये किस लिए हुआ है कि जो भारत में जो विकास के बैंक के तौर पर जो है नाबार्ड की स्थापना हुई है, जो क्या करेगा, जो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनमें क्या करेगा, समृद्धि को बढ़ाएगा, विकास बढ़ाएगा, उसके लिए की गई है। यानी कि सतत ग्रामीण विकास पर ध्यान देता है नाबार्ड। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यहाँ पर चक्रीय बेरोजगारी को लेकर पूछा गया, यानी जो साइकिल जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको पूछा गया। निम्नलिखित में से चक्रीय बेरोजगारी का प्रमुख कारण कौन सा है। तो चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है, थोड़ा सा पहले ये समझ लेते हैं तो आपको फटाफट इसका आंसर जो है आ जाएगा। देखो, चक्रीय बेरोजगारी में क्या होता है, अब आपने सुना होगा कि एक मतलब या तो मौसमी बेरोजगारी बोल देते हैं और चक्रीय बेरोजगारी भी। इसमें क्या होता है कि एक ऐसा मौसम आता है जिसमें वस्तुओं की मांग बहुत ज़्यादा होती है और उसमें क्या है, रोज़गार सबको मिलता है, मतलब जो भी लेना चाहता है रोज़गार उसे मिलता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि उस वस्तु की मांग नहीं होती है। जैसे कि अगर हम ईंटों के भट्टे की बात करें तो वो सर्दियों में जो है ईंटों के भट्टे जो होते हैं उनमें रोज़गार मिलता है लोगों को, क्योंकि ईंटें जो है सर्दियों में बनाई जाती है और उसके बाद जो है सर्दियाँ ख़त्म होने के बाद जो ईंटें हैं वो नहीं बनाई जाती हैं। आजकल मशीनों से फिर भी देख लेते हैं बनाई जाती है, पर भट्टों में जो ईंटें बनाई जाती है वो सर्दियों में ही बनाई जाती है, उसके बाद नहीं बनती है। तो इसका मतलब क्या है, जो लोग जो हैं सर्दियों के मौसम में ईंटों के भट्टों में काम कर रहे थे, उन लोगों को क्या है, अब काम से बेघर होना पड़ेगा, उन्हें निकाल दिया जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, चक्रीय बेरोजगारी जो है, चक्रीय बेरोजगारी का मतलब यही है कि साइकिल चलती है, दोबारा से वही समय आएगा, दोबारा से रोजगार मिलेगा और दोबारा से जो है बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये चक्रीय बेरोजगारी कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, यानी कि चक्र चलता है अर्थव्यवस्था में व्यापार का। तो अगर व्यापार में परिवर्तन होगा, व्यापार की मांग में परिवर्तन होगा, उसी तरीके से क्या होगा, जो चक्रीय बेरोजगारी है वो होगी। यानी कि अगर मानो आपने एक कंपनी खोली है और उसमें क्या है, उसमें आप क्या कर रहे हैं, फीमेल के लिए बहुत अच्छे अच्छे जो ज्वेलरी के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। अब मान लीजिए जो ज्वेलरी है वो बिल्कुल हटकर जो ज्वेलरी है वो लेनी स्टार्ट कर दी फीमेल ने। अब आपके पास वैसा मटेरियल है ही नहीं और आप उस दुकान को बंद कर रहे हैं, अपनी कंपनी को, अपनी फैक्ट्री को, और उसकी वजह से जो रोज़गार है वो ख़त्म हो रहा है। वो एक अलग सिचुएशन है। बट यहाँ पर चक्रीय बेरोजगारी का मतलब अलग है, यानी कि मांग के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, जो वस्तुओं और सेवाओं की मांग जो होगी, अगर जिस भी वस्तु और सेवाओं की मांग होगी उसके अकॉर्डिंग ही क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग ही लोगों को रोज़गार मिलेगा। मांग ज़्यादा होगी तो रोज़गार ज़्यादा मिलेगा, मांग कम होगी तो रोज़गार कम मिलेगा। यही होती है चक्रीय बेरोजगारी। और जो मैंने पहले ईंटों के भट्टे का आपका एग्जाम्पल दिया था वो मौसमी बेरोजगारी के अंतर होगा, यानी कि एक मौसम चलता है जिसके बीच में एक टाइम पीरियड आता है जिसके बीच में क्या रोज़गार मिलेगा उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, वो मौसमी बेरोजगारी होती है और ये चक्रीय बेरोजगारी होती है। यानी कि वस्तुओं की मांग जितनी अधिक होगी उतनी अधिक आपको रोज़गार मिलेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, वस्तु और सेवाओं की मांग में एक सामान्य कमी। अगर जो वस्तु सेवाओं की मांग जो है कम हो जाती है तो हमारी चक्रीय बेरोजगारी हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यहाँ पर हमें कहा गया है कि कौन से या फिर किस अनुभाग में जो सवैतनिक अवकाश का प्रावधान है। सवैतनिक अवकाश यानी कि पेड लीव, इसका मतलब क्या होता है, यानी कौन सा ऐसा विभाग होगा, कौन सा ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें क्या है हम पेड लीव ले सकते हैं। पहला है असंगठित क्षेत्र, दूसरा है संगठित क्षेत्र, तीसरा है प्राथमिक क्षेत्र और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि ये जो टॉपिक है इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया स्टेट में और इसी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, आपको पता होगा। तो हमने देखा था कि असंगठित और संगठित क्षेत्र किस तरीके के होते हैं। संगठित क्षेत्र जो होते हैं उनमें क्या है, जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के द्वारा नियम जो होते हैं उन पर जो है संगठित क्षेत्र जो है काम करता है। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा पंजीकृत होता है संगठित क्षेत्र और गवर्नमेंट के द्वारा जो नियम कानून वगैरह होते हैं उनका पालन किया जाता है संगठित क्षेत्र के अंदर।
रोज़गार के नियम या शर्तें जो होती हैं वो अपनाई जाती है। जैसे कि सैलरी जो है वो भी डिसाइड करती है गवर्नमेंट ही इसमें, ठीक। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें, और जैसे कि जो पेंशन व्यवस्था वगैरह है वो भी कर सकती है गवर्नमेंट में इसमें। जो न्यूनतम मजदूरी जो अधिनियम वगैरह वो लागू होते हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें जो संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आती है। कर्मचारी जो है अपना जो है अवकाश ले सकते हैं, पेड जो लीव है वो दे सकते हैं, और जो हम जैसे पेंशन की बात कर रहे थे वो भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर तबीयत वगैरह ख़राब हो गई है किसी मज़दूर की, तो वो क्या कर सकता है, कर्मचारी की, तो वो क्या कर सकता है, लीव ले सकता है, उसके लिए भी चिकित्सा लीव जो है वो ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ प्रोवाइड होती है, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये संगठित क्षेत्र में प्रोवाइड होती है। तो अपना ये जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अब असंगठित क्षेत्र कौन से होते हैं, जिनमें ये सारी चीज़ें लागू नहीं होती, यानी कि सरकार के द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं और ये गैर तरीके से चलाए जाते हैं। और इसमें क्या है, जो रोज़गार की शर्तें हैं, जो नियम है वो सरकार के द्वारा नहीं अपनाए जाते। जो सरकार ने जो भी रोज़गार के नियम सैलरी को लेकर बनाए हैं, या फिर ये बनाए गए हैं कि कितने आवर्स के लिए काम करना है, ये सारी चीज़ें नहीं अपनाई जाती है। ये असंगठित क्षेत्र होते हैं रोज़गार के। तो हमारा जो है सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विश्व व्यापार जो है हमारा, विश्व व्यापार संगठन WTO मूल रूप से बढ़ावा देता है। तो WTO जो है, सबसे पहली बात ये क्या करता है, ये जो है व्यापार के लिए जो कानून है, जो रूल्स वगैरह है वो बनाता है। आपको ध्यान रखना, दो देशों के बीच में या विश्व में जो व्यापार हो रहा है उसको लेकर जो नियम कानून होता है वो यही निर्माण करता है विश्व व्यापार संगठन। अब जो है मूल रूप से ये हमेशा किस चीज़ को बढ़ावा देता है, ये मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है, यानी कि खुले रूप से व्यापार करो, कोई प्रतिबंध मत लगाओ। यानी कि जैसे कि आपको पता होगा जो भारत है, भारत ने क्या किया था, जैसे ही भारत को स्वतंत्रता मिली थी तो उसने आयात और निर्यात, आयात का मतलब होता है देश के अंदर बाहर से वस्तुएं आ रही हैं, निर्यात का मतलब है देश की वस्तुएं बाहर जा रही हैं। अब देश की वस्तुएं किसी दूसरे देश में जा रही है तो लाभ होगा भारत को इससे, पर बाहर की कोई वस्तुएं वो देश के अंदर आ रही है तो इसका मतलब क्या है, बाहर की जो कंपनियां हैं वो देश में आएंगी, वो स्थापित होंगी और हमारे देश के जितनी वस्तुएं हैं उनको कंपटीशन देगी, ठीक। तो इस दर से जो भारत है उसने क्या किया था, आयात पर जो है कर जो है बहुत ज़्यादा लगा दिया था, यानी प्रतिबंध लगाया था एक। पर विश्व व्यापार संगठन हमेशा जोर देता है कि ये जो कर वगैरह हैं, ये जो प्रतिबंध वगैरह हैं, इनको ख़त्म करो और मुक्त व्यापार जो है उसे स्टार्ट करो। भारत ने अभी मुक्त व्यापार जो है एक हद तक जो है स्टार्ट कर दिया, चीन ने भी कर दिया, तो ये ध्यान रखना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर वित्तीय सहायता को, दूसरा है वैश्विक शांति को, तीसरा है एक तरफा व्यापार को, चौथा है यहाँ पे बहुपक्षीय व्यापार को। या तो आप मुक्त व्यापार बोल सकते हो या फिर बहुपक्षीय व्यापार, बहुपक्षीय व्यापार का मतलब भी वही है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने है, उससे पहले हम जो है थोड़ा सा विश्व व्यापार के बारे में देख लेते हैं। ये संस्थाएं भी काफ़ी पूछ ली जाती हैं। तो विश्व व्यापार का अगर हम देखें तो पुराना जो नाम है विश्व व्यापार का, इस तरीके से याद रख सकते हो, जैसे कि हम यूएनओ को कहते हैं लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी यूएनओ को कहते हैं। इसी तरीके से गेट जो है, गेट का उत्तराधिकारी कौन माना जाता है, इसका उत्तराधिकारी माना जाता है विश्व व्यापार संगठन। और गेट जो है वो कब बना था, वो बना था 30 अक्टूबर 1947 को, ठीक। पर उसके बाद हम इसका उत्तराधिकारी जो है विश्व व्यापार संगठन को कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी हमारी 1 जनवरी 1995 में, यानी कि अभी रिसेंट की बात है, 1995 में, बहुत पास की बात है। तो ये जो है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी इसमें। तो यहाँ पर आपका ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये जो है बहुत बारी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। प्रथम हिंदी समाचार पर जो पत्र है उद्दंत मारदंड के संपादक थे। तो ये जो उद्दंत मारदंड, पहला क्वेश्चन तो यही है आपका कि जो हमारा जो प्रथम हिंदी समाचार पत्र है उसका नाम क्या है, उसका नाम है उद्दंत मारदंड। अब इसके संपादक कौन रहे हैं, इसके जो संपादक रही है जुगल किशोर शुक्ल रही हैं। अपना ऑप्शन नंबर 3 जो यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। इसके साथ साथ ये कब प्रकाशित हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हुआ था 30 मई 1826 में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है जब ये पहली बार प्रकाशित हुआ था, 30 मई 1826 में। अब देखो 30 मई को हुआ था पहली बार हिंदी का एक न्यूज़पेपर निकाला गया था, उद्दंत मारदंड, ठीक है। तो हिंदी के न्यूज़पेपर की शुरुआत मानी जाती है 30 मई से, और इसी वजह से हर वर्ष जो है 30 मई को क्या है, हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, तो इसे भी आप ध्यान रखिए। अब देखो जो ये उद्दंत मारदंड जो न्यूज़पेपर था वो किस तरीके का था, ये एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर था, हर मंगलवार को आता था। आपको ध्यान रखना है, साप्ताहिक न्यूज़पेपर था
और पहली बार जो है कलकत्ता में जो है इसे प्रकाशित किया गया था जुगल किशोर शुक्ला के द्वारा। तो ये जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं। आप नोट्स बनाते हुए चलिए, साथ साथ में फिर से कहूँगी। अब देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो भारत में जो नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है रिसेंट में लागू हुआ है। कब हुआ है आपको ध्यान रखना है। नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 2019 के नाम से जाना जाता है। ये इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, ये इसका पूरा नाम है, आपको ध्यान रखना है। कब हुआ है ये लागू, ये हुआ है 2020 में, ठीक है। और सबसे पहली बार जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जो है उसे पारित किया गया था। 1986 में जो है पारित किया गया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को, 1986 में सबसे पहले जो है पारित किया गया था। अब 2020 में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, अब यहाँ पर नया लगा दिया गया, यानी रिसेंट का पूछा गया है। हो सकता है कुछ समय के बाद ये जो है चेंज हो जाएगा हमारा, क्योंकि फिर से दोबारा से लागू होगा, पर अभी रिसेंट का जो है हमारा 2020 का है। और आप देख सकते हैं एस्टेट का ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें थोड़ा सा करंट अफेयर का पूछा गया है, वो भी हमारे सोशल साइंस रिलेटेड, क्योंकि देखिए 2020 का ही क्वेश्चन पेपर है और 2020 से रिलेटेड यहाँ पर बातें पूछी गई हैं। तो आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक। इसी के साथ जो है ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ मैं, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा और फिर आपका जो है आप भी जो है परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें ध्यान नहीं रखी जाती हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि देखिए वीडियो बनाई जा रही है, तो मैं भी चाहती हूँ कि जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, जिससे सब फ़ायदा उठा सके इसका, ठीक है। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, अपने कोई आपका रिलेटिव है वो अगर एग्ज़ाम दे रहा, कोई फ्रेंड है आपका उसके पास कर सकते हैं आप। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, एक छोटे से मोटिवेशन देने के लिए मुझे एक कमेंट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाऊँगी जिसमें आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही कवर होने वाले हैं, तो वो जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, तो वो भी आप देखिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।